नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 3 अप्रैल। तो आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारे वीडियोज़ में। और हमारे 800 वीडियोज़ हो चुके हैं, 15,000 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। सो आई रियली थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन। और डेफिनेटली लाइक या आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उसी के साथ-साथ अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो हमारी वेबसाइट में जाके आप सारा जो न्यूज़ है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से वो सब कुछ आपका एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। मैं हर एक न्यूज़ को तो कवर नहीं कर पाता हूँ, बट हमारे वेबसाइट में आपको ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट वाइटल इकोनॉमिक टाइम्स या बेसिकली आपके फाइनेंशियल न्यूज़ जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और ऊपर जाके अगर आप टुडेज़ न्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो सारा न्यूज़ आप यहाँ पे चेक कर पाएँगे। हर एक न्यूज़ को सिंपल भाषा में कवर कर दिया गया है, और जो हेडलाइन मैं कवर कर रहा हूँ वो आपको डेली बेसिस में आपका जो डेट वाइज़ है वो आप जाके क्लिक करेंगे तो सारा हेडलाइन आप चेक कर पाएँगे। और सारा आर्टिकल सब कुछ एक्सेस करने के लिए एक फ़ीस आपको देना पड़ेगा, वो है मंथली ₹10 पर डे अगर मंथली अगर लेते हैं, और ₹5 पर डे अगर आप ईयरली लेते हैं। तो उसमें ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपको हमारे मेंबर ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू आवर फीडबैक। एंड ये सारे कुछ जो है एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। दीज आर नॉट फाइनेंशियल सजेशन और कंसल्टेंसी, ये जो भी बोलता है एडवाइस नहीं है, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यूज़ को। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस जो है उसको वारबर्ग पिंकस जो है वो परचेज करने वाला है। वारबर्ग पिंकस जो है वो प्राइमरली आपका एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। प्राइवेट इक्विटी फर्म, जैसे आपको पता है कि दीज आर ऑल कंपनीज विच आर रन बाय गोरा, यानी प्राइमरली अमेरिकन कैनेडियन कंपनीज है। सो एक पब्लिक कंपनी को अगर एक प्राइवेट इक्विटी अगर टेक ओवर करती है, सो दैट शोज दैट दिस कंपनी इज लुकिंग टू टेक ओवर दिस कंपनी, एंड वो इस इंडस्ट्री में वो एक प्लेयर बनना चाहता है। सो टिपिकली प्राइवेट इक्विटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइवेट इक्विटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका पैसा कमाना। वो डायरेक्टली मैं टिपिकली बात कर रहा हूँ, टिपिकली वो मैनेजमेंट में नहीं आना चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू रन द बिजनेस, दे डू नॉट वांट टू बिकम द प्रमोटर। बट कुछ कुछ जगह पे वो देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में हम आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में हम बड़े प्लेयर बनना चाहते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है कि हाउसिंग सेक्टर का है, और ये आपका फाइनेंस प्रोवाइड करता है फॉर हाउसिंग बिजनेस जो है। सो यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। सो प्राइमरली आपका जो हाउसिंग सेक्टर में ये काम करती है। उस जगह पे इन्होंने देखा है कि भाई इंडिया में जो हाउसिंग सेक्टर है या हाउसिंग जो आपका इंडस्ट्री है वो आस्ते आस्ते बूम कर रहा है, स्पेशली जो अफोर्डेबल हाउसिंग है। और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस प्राइमरली आपका जो अफोर्डेबल हाउसिंग होता है या लो कॉस्ट हाउसिंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं वहाँ पे ये लोन प्रोवाइड करते हैं। आस्ते-आस्ते ग्रो कर रहा है, वहाँ पे अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। और टिपिकली यहाँ पे जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वहाँ पे आपका जो फ्लैट लेता है या जो अपार्टमेंट लेता है, कौन लेता है? वो आपका जो जॉब कर रहा है या नौकरी जो कर रहा है वो लेता है। तो नौकरी जो कर रहा है, जॉब जो ले रहा है, वहाँ पे टिपिकली दे हैव अ टेंडेंसी टू पे बैक दी अमाउंट। जो लोन है वो सही टाइम पे वो पे बैक करते हैं। अगर वो बिज़नेस करता है या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में काम करता है, तो बहुत जगह पे वो लोन अगर नहीं भी देते हैं तो उनका सिबिल स्कोर से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप नौ जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पे आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि लेटर स्टेज में अगर आप कोई दूसरा लोन लेना चाहते हैं और आपका सिविल स्कोर अगर कम है तो फिर आपको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा या आपको लोन नहीं मिलेगा। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। बट वारबर्ग पिंकस जो है वो यहाँ पे क्यों आ रहा है? उन्होंने देखा है कि इंडिया में आपका अफोर्डेबल हाउसिंग आपका जो सेगमेंट है वो आस्ते-आस्ते ग्रो कर रहा है। उस जगह पे वो बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी जब भी कोई पब्लिक कंपनी को टेक ओवर करता है, हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं है, बट जब भी वो टेक ओवर करता है तो वो टिपिकली मैनेजमेंट को आपका चेंज करता है। मैनेजमेंट को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, और जो पूरा स्ट्रक्चर है बिज़नेस में, जो आपका जो कमांड स्ट्रक्चर है या जो ऑपरेशंस है या जो पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में हमें ये शायद से देखने को मिलेगा। बट अगेन this shows that this is something which is very positive for the industry, and वहाँ पे आपको और एक चीज़ देखने को मिलेगा, because when private equity will come into this segment, तो वो अपना पैसा भी लेके आएंगे। they will also use their financial और money muscle to improve the whole business, और यहाँ पे वो उसको dominate करना चाहेंगे पूरे मार्केट को, और अपना मार्केट शेयर वो इंक्रीज करना चाहेंगे। एफएमसीजी, जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि एफएमसीजी वाला सेगमेंट जो है वो आप जब तक वॉल्यूम में गेम नहीं खेलोगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव एंड सस्टेन इन दैट सेगमेंट। तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट क्या मिल रहा है कि आपका रूरल सेगमेंट में या रूरल में आपका एफएमसीजी का जो ग्रोथ है वो आपका अर्बन से कंपेयर अगर हम करें, सो बहुत ही ज़्यादा वो आउटपेस कर चुका है, व्हिच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव फॉर ऑल द एफएमसीजी कंपनीज़। क्योंकि मैं बार-बार यही कहता हूँ कि एफएमसीजी इज़ अ वेरी
कॉम्पिटिटिव मार्केट, मार्जिन में गेम खेलना पड़ता है 2 फैक्टर पे। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, आप बिस्किट बेच रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं, सो दीज़ आर ऑल कमोडिटी, राइट? बिस्किट आप बेच रहे हैं, पार्ले जी बेच रहे हो, तो पार्ले जी एक ब्रांड है, बहुत अच्छी बात है। बट दूसरे जो बिस्किट होते हैं, वो टिपिकली क्या होता है, ब्रांड एक ब्रांड जो है वो मैटर करता है, डेफिनिटली मैटर करता है, बट ओवरऑल क्या चीज़ है, मैदे का ही तो बिस्किट होता है ना। सो इस जगह पे आपका वो कमोडिटी आप सेल कर रहे हो, कमोडिटी एक सर्टेन प्राइस में, मतलब मार्केट में जितने बंदे जिस रेट में बेच रहे हो, उसी रेट पे आपको बेचना पड़ेगा। मे बी आपके ब्रांड के नाम पे आप मे बी ₹1 ₹2 ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। जैसे पार्ले जी है, पार्ले जी जितना भी वेल नोन हो जाए, पर वो ₹3 से ज़्यादा प्राइस में नहीं बेच पा रहा है या बेचना नहीं चाहता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, पैकेट का साइज़ जो है वो कम कर रहा है। सो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एफएमसीजी सेगमेंट में जो है वॉल्यूम और मार्जिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके बाद आपको ब्रांड बिल्डअप करना पड़ता है, ताकि लोग जो है उस ब्रांड के साथ आइडेंटिफ़ाई कर सकें और उसका वॉल्यूम जो है उसके माध्यम से वो इंक्रीज़ कर पाएँगे। बट मार्जिन का गेम जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत ही कट थ्रोट होता है। इस जगह पे बड़े-बड़े कंपनी जो है वो लोकल प्लेयर्स से जो है कम्पीट कर रहे हैं, प्लस दूसरे बड़े प्लेयर्स से भी कम्पीट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है दैट दिस ग्रोथ इन रूरल एफएमसीजी सीन एज अ अर्ली साइन ऑफ डिमांड रिकवरी और एडेड बाय लोअर बेस इफेक्ट एंड प्राइस रिडक्शन बाय एफएमसीजी कंपनीज टू काउंटर लोकल कंपटीशन। तो मैं बार-बार यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी रिकवर कर चुका है, बट जो लोकल कंपनीज हैं उनके पास लेवरेज बहुत ज़्यादा है। रीज़न बिकॉज़ उनका ओवरहेड कॉस्ट कम होता है और मार्जिन उनका टिपिकली ज़्यादा होता है, और उनका जो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज या वेस्टेज जो होता है वो आपका कंपैरेटिवली बड़े कंपनी से कम होता है। बट बड़े कंपनी जो है, क्योंकि उनके पास कैपिटल ज़्यादा होता है, तो अगर एक एरिया में या एक डिस्ट्रिक्ट में अगर थोड़ा-सा लॉस हो रहा है, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसके साथ वो मैनेज करके एक सस्टेन कर लेते हैं। बट छोटे जो प्लेयर्स होते हैं, बिकॉज़ उनका मार्जिन भी, मतलब मार्केट छोटा होता है, एरिया छोटा होता है, तो वहाँ पे सस्टेन करना उनके लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट होता है। सो बड़े कंपनी जो है दे आर आल्सो कम्पीटिंग विद बिग कंपनीज एंड आल्सो दे आर कम्पीटिंग विद स्मॉल कंपनीज। सो दिस इज व्हाई एफएमसीजी में रिकवरी आपको देखने को मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में अगर सस्टेन कर पाते हैं, सो दिस विल बी वेरी गुड फॉर दीज कंपनीज, प्राइमरी एचयूएल, ब्रिटानिया, पार्ले। आईटीसी अभी जो है वो होटल बिजनेस, आपका सिगरेट बिजनेस वहाँ पे है, सो एज सच उतना आईटीसी को मैटर नहीं करेगा, बट ब्रिटानिया, पार्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पार्ले, इनको जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। डिक्सन जो है आपका चाइना के हैंडसेट मेकर के बिज़नेस को यहाँ पे इंडिया में एक्वायर करना चाहते हैं। ट्रांसियन ट्रांसियन होल्डिंग्स जो है आपका इंडिया में, डेफिनेटली आपको पता है आईटेल जो है लो कॉस्ट आपका फ़ोन होता है, कीपैड वाला फ़ोन होता है। टेक्नो जो है, टेक्नो का भी बहुत एड्स आपने देखे होंगे, इन्फिनिक्स के भी एड देखे होंगे। सो ज़्यादातर जो है ये आपका चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन मेकर है, और वहाँ से उसको वो ओवरटेक करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली डिक्सन जो है इट इज़ डूइंग रियली रियली वेल, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से वो अपना वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं, मार्जिन भी बढ़ा रहे हैं, और उसकी वजह से उनका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ रहा है। और एक न्यूज़ आ रहा है आपका, पीएसबी एम्प्लॉइज स्टॉक में बी एन ऑप्शन, और यहाँ पे ईसॉप जो है वो प्रोवाइड करने की बातें कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रीस्टार्टेड डिस्कशन विद पब्लिक सेक्टर बैंक रिगार्डिंग ऑफरिंग स्टॉक ऑप्शन टू एलिजिबल एम्प्लॉइज। बट टिपिकली यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन देने का कोई मतलब एज सच तो मुझे नहीं दिखता है। बिजनेस सेंस में कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज ऑलरेडी यू आर प्रोवाइडिंग देम विद अ गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पे उनको फायर नहीं कर सकते, उनको उस तरीके से आप यूज़ नहीं कर सकते जितना प्रेशर आपका प्राइवेट बैंक में होता है। और यहाँ पे ईसॉप देने का आई डोंट थिंक कोई मतलब होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनका ऐसे ही लाइफ जो है वो ज़्यादातर चिल होता है। तो जॉब सिक्योरिटी जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें ईसॉप का मतलब इंसेंटिव, एक बहुत बड़ा इंसेंटिव उनके पास है, दैट इज जॉब सिक्योरिटी। सो इसमें ईसॉप लेके और इनके ऊपर और बोझा बढ़ा के, आई डोंट थिंक इट रियली मेक सेंस। बट मतलब बैंक तो बैंक ही है, वो अपनी तरीके से चलेगा। दिस इज माई फीडबैक ऑन दैट। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिंदल साउथ वेस्ट, जेएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है जिंदल साउथ वेस्ट, वो आपका नियर अबाउट 5,000 करोड़ वो उठाने वाला है थ्रू क्यूआईपी प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से। वो $612 मिलियन या नियर अबाउट 5,000 करोड़ वो रेज करने वाले हैं, और ये पैसा जो है वो किस में यूज़ करेंगे, दे विल बी यूजिंग इट फॉर एक्सपैंडिंग देयर सिस्टम एंड ऑल्सो एज अ वर्किंग कैपिटल और डेट रिडक्शन। प्राइमरली आपका डेट रिडक्शन में ही होता है, क्योंकि एनर्जी बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा आपका केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस होता है, तो वहाँ पे आपको डेट को पे बैक करना पड़ता है। और यहाँ पे क्यूआईपी के माध्यम से जब वो पैसा उठाएंगे, सो इट विल बी फुल्ली और पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी अगर वो पे बैक नहीं कर पाते हैं, इट विल बिकम इक्विटी, एंड जो है जिन्होंने बॉन्ड के माध्यम से उसको परचेज किया है, यानी पैसा जिन्होंने दिया है जीएसडब्ल्यू को, इट विल बिकम इक्विटी फॉर देम। एम्बेसी आरईआईटी जो है आपका $400 मिलियन वो रेज करने वाला है, क्योंकि इस पैसे से फिर से वो अपना जो ऑफिस स्पेस है या उनका जो इन्वेंटरी है वो उसको इंक्रीज करने वाला है। एम्बेसी आरईआईटी प्राइमरली आपका गुड़गांव
नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करता है एंड प्रेस्टीज जो है वो साउथ इंडिया में ऑपरेट करता है. सो अगेन ये अगर बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठा रहे हैं, सो दे आर क्वाइट बुलिश अबाउट द बिजनेस एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट रेजिंग इट थ्रू सेलिंग इक्विटी. जी कंपनी जो है वो 3 वे स्प्लिट होने वाला है और ऐसा बड़ी बात तो है नहीं, बट आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए. और जी का जो है इट विल बी फोकसिंग डेफिनेटली जी हेल्थ केयर होगा, जी एविएशन होगा, जी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग समथिंग ऐसा कुछ होगा. सो पावर मिनिस्ट्री ने जो है समर के लिए वो प्रिपेयर करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि गर्मी इस साल बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है और पावर का जो कंजम्पशन है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा एंड जितने भी सारे पावर प्लांट्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ेगा. इसलिए आपके गवर्नमेंट ने थर्मल पावर प्लांट के बहुत सारे प्लांट्स को कमीशन कर दिया है. वो कंस्ट्रक्शन होने में 3 से 5 साल लगते हैं और एग्जिस्टिंग जितने भी सारे पावर प्लांट है कोल बेस्ड या आपका जो कैप्टिव पावर प्लांट है उसको बताया गया है कि आप जो है फुल कैपेसिटी में रन करेंगे. और क्योंकि ये कोल बेस्ड जितने भी होते हैं आपको कोयला चाहिए होता है, तो इसलिए आपका कोयला का जो इम्पोर्ट है या उसका जो बोल सकते हो कि आपका जो स्टोरेज है, कोल का स्टोरेज आपको करके रखना पड़ेगा, बिकॉज आप ये नहीं चाहते कि कोयला खत्म हो जाए फिर आप जो है पावर प्लांट का जो फुल कैपेसिटी में नहीं रन कर पाओगे तो फिर आपको लोड शेडिंग करना पड़ेगा. लोड शेडिंग होगा तो गर्मी में लोग जो है वो कंप्लेन करेंगे. सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड द अप्रोच इंक्लूड एक्सटेंडिंग द मैंडेट फॉर इम्पोर्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट्स टू ऑपरेट फुल कैपेसिटी अंटिल September, एक्सप्लोरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस पावर प्लांट्स फ्रॉम कैप्टिव प्लांट्स. तो कौन-कौन से कंपनीज़ हैं जहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, यहाँ पे जो बेनिफिट करेंगे? डेफिनेटली कोल इंडिया है. सो उसके पास जो है डिमांड आएंगे कि आप जो है कोल प्रोडक्शन कीजिए. डोमेस्टिक हो गया या इम्पोर्ट हो गया. प्राइमरीली आपका अडानी पोर्ट्स है जहाँ से आपका जिस पोर्ट के थ्रू आपका इम्पोर्ट होगा. फ्रेट जो कंपनीज हैं यानी रेलवे है, वहाँ पे आपका उनका अच्छा एक बुकिंग होगा कि भाई कोयले को लेके जाना है लेके आना है. अनलोडिंग लोडिंग पोर्ट, ये सारे जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर गोइंग टू डेफिनेटली टेक बेनिफिट ऑफ इट. और जो हेवी मशीनरी वाले कंपनीज है जैसे भेल हो गया या ट्रैक्टर कंपनीज हो गया, जो हेवी मशीनरी या आपका जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं यानी ट्रक हेवी 16 चक्का ट्रक 18 चक्का ट्रक जो है उसके जो डिमांड है वो बढ़ेंगे. सो दिस विल बी पुशिंग दैट हेवी मशीनरी पोर्ट अनलोडिंग लोडिंग मशीनरी, ये सारी चीज़ों का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगा एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज एंड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा. फैक्ट्री एक्टिविटी जो है दैट इज 16 ईयर हाई. डेफिनेटली रीज़न तो है ही है कि केपेक्स में जो जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका तो पैसा आपको मतलब उसका जो फीडबैक है या उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा. दिस इज ड्रिवन बाय इंक्रीज आउटपुट एंड न्यू ऑर्डर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रॉन्ग एंड टू फिस्कल ईयर 2023-24. सो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा है. टिपिकली हमारे यहाँ पे सर्विस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. रीज़न बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रेड टेप, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल अनरेस्ट की वजह से जो है मैन्युफैक्चरिंग टिपिकली इंडिया में उतना ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि अगर आपने कहीं पे प्लांट लगा दिया वहाँ पे अगर धरना हो गया, वहाँ पे अगर दंगे हो गए तो फिर वहाँ पे आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे. और इंडिया में जैसे आपको पता है कहीं पे भी विदिन 3 to 4 आवर्स आप राइट लगा सकते हैं. और इतना सेंसिटिव हमारा मतलब जो सिचुएशन है हमारे देश में इतना ज़्यादा सेंसिटिव है. सो इस जगह पे बिकॉज इसलिए आपका स्टेबल गवर्नमेंट होगा या आपका जो लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका सही होता है तो वहाँ पे आपका इंडस्ट्री जाते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो सेटअप करते हैं. और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि कुछ स्टेट्स में ही ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है. तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र. टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपका बोल सकते हो कि यूपी में आस्ते-आस्ते वो ग्रोथ हो रहा है. नोएडा इस एरिया में, दिल्ली एनसीआर एरिया में. सो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादातर ये सारे एरियाज़ में ही होते हैं. और बाकी जो थ्रू आउट इंडिया है, केरला हो गया, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत होता है. और बाकी जो स्टेट्स में उतना ज़्यादा आपको मैन्युफैक्चरिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा. बट हाँ, कुछ सेक्टर जो हैं जैसे फार्मा हो गया वो उत्तराखंड, वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा एक हब बना के रखा हुआ है. दे आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग देयर. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड डेफिनिटली अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, लॉ एंड ऑर्डर अगर सही तरीके से उसको एनफोर्स किया जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग में आपका जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे आपका एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा. लोग आएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. सो दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन टू बी ऑनेस्ट. तो ये चीज़ आपको देखने को मिला है और पॉजिटिव चीज़ें हैं. और यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग एम्प्लॉयड होंगे वो ज़्यादातर आपका ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज होंगे. और एक कंपनी जैसे रिसेंटली आपको देखा था ना PLI स्कीम की वजह से एप्पल इंडिया में है एंड एप्पल इज़ द लार्जेस्ट, इफ आई माइट से द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर. 1.5 लाख जॉब उन्होंने क्रिएट किया है, ब्लू कॉलर जॉब उन्होंने बहुत सारे क्रिएट किया है. सो इसी तरीके से जो है एक रब ऑफ इफेक्ट होता है जो आपके पूरे इकोनॉमी को, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट अप करता है. इंडो एज जो है आपका MG मोटर में आपका 8% उन्होंने परचेज किया है एंड CCI ने उसको अप्रूवल दे दिया है. CCI अगर अप्रूवल नहीं देता है तो फिर आप उसको परचेज नहीं कर पाएंगे.
NHAI ने आपका नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने आपका 2 लाख करोड़ जो है इन्वेस्ट किया है और 6,644 किलोमीटर रास्ता जो है उन्होंने बनाया हुआ है। दिस एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट्स द बिगेस्ट capital outlay by NHAI so far, marking a 20% increase compared to previous 2 fiscal years. So बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है एंड टोल टैक्स बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, सो बी रेडी टू पे मोर टोल टैक्स फॉर गुड रोड्स। कंपनी रजिस्ट्रेशन में LLP का जो रिक्वायरमेंट है या LLP का जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपको समझना पड़ेगा LLP का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो कंपनी जब आप रजिस्टर करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, 1 पर्सन कंपनी, LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, HUF भी होता है। बट टिपिकली जो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आप अपने नाम से जो है बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या मतलब अपनी पैन कार्ड से शुरू कर सकते हैं। उसमें आपके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। अगर आपका कंपनी डूब जाता है तो आपके पर्सनल एसेट्स को अटैच कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, वहाँ पे कंप्लायंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपको हर साल जो है ऑडिट करना पड़ेगा, हर साल जो है मतलब ज़्यादा उसमें पैसा आपका खर्चा होता है। नियर अबाउट 30 to 50,000 रुपीज़ पर ईयर आपका जो है खर्चा होता है। तो बहुत सारे लोग जो है उसको खर्चा नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बिजनेस में वो पैसा लगाएंगे। और वही फीचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, कंपनी इज़ अ डिफरेंट सेपरेट एंटिटी एंड द ओनर इज़ अ सेपरेट मतलब सेपरेट पर्सन। तो यहाँ पे अगर कंपनी डूब जाता है तो आपके पर्सनल एसेट्स को कोई टच नहीं कर सकता, मतलब लीगली यू आर सेफ। वही फीचर आपका LLP में दिया जाता है जो अमेरिका में LLC है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपका उतना ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं होता है। 40 लाख के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तभी आपको जो है बुक ऑडिट करना पड़ता है, बट उसके नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो फिर आपको ऑडिट नहीं करना पड़ता है। और हर साल जो है आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे जो टिपिकली होता है, और वहाँ पे आप GST का क्रेडिट का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। और यहाँ पे वही होता है कि आपका जो है आपको प्रोटेक्शन मिलता है, योर पर्सनल एसेट्स आर नॉट टच्ड। OPC जो होता है 1 पर्सन कंपनी, यानी 1 पर्सन अगर बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो फिर वो OPC में कर सकता है। LLP में क्या होता है, 2 लोग चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 लोग, और यहाँ पे आप पार्टनर को बाद में ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और इस कंपनी को सेल भी कर सकते हैं। OPC में क्या होता है कि क्योंकि वो 1 पर्सन कंपनी है तो वहाँ पे अगर आप दूसरे को ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड करने का प्रोविजन नहीं है, तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा LLP में। LLP जो रजिस्ट्रेशन है टिपिकली इट्स वेरी चीप एंड कंपैरेटिवली वेरी चीप, और यहाँ पे ऑडिटिंग नहीं करना पड़ता है, तो ओवरऑल जो ईयरली खर्चा होता है कंप्लायंस का वो भी कम होता है। सो दिस इज व्हाट इट इज़। एंड बहुत सारे कंपनी, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो है कंपनी शुरू कर रहे हैं, और कंपनी शुरू कर रहे हैं मतलब LLP लेके कंपनी शुरू कर रहे हैं। सो दैट शोज दैट पीपल आर कमिंग आउट एंड दे आर स्टार्टिंग देयर बिजनेस, एंड ये डेफिनेटली इकोनॉमी में आपका बूस्ट करेगा, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगा, और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहे हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड का जो यील्ड है वो 2 मंथ का हाई पे आ चुका है। गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड जब हाई बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट का जो बोरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। रीज़न जैसे आप देख पा रहे हैं कि रेट कट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। यूएस में आपका जो है पॉजिटिव मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा आया, तो वहाँ पे आपका जो रेट कट होने के बाद थे वो तो रेट कट वहाँ पे उस एज सच होगा नहीं, और रेट कट नहीं होगा तो फिर आपका इंटरेस्ट रेट जैसा था वैसा ही रहेगा, तो फिर गवर्नमेंट का जो बोरिंग है वो डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ेगा। और इसका और एक फ़ायदा और एक नुकसान ये होने वाला है कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर मच मोर रिलायबल, डेफिनेटली इट इज़ मच मोर रिलायबल कंपेयर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड। और कॉर्पोरेट बॉन्ड वालों को जो है अभी ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, यानी कूपन रेट देना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर customers or more and more investors who are looking to buy their bond. सीमेंट कंपनीज अपने प्राइसेस को इंक्रीज करने वाले हैं 3 to 5%, और ये एक मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट, मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट तो डेफिनेटली नहीं है, पॉजिटिव चीज़ भी नहीं है। इससे ये होगा कि आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, तो फिर रियल एस्टेट वाले अपना जो कॉस्ट है वो भी बढ़ाएंगे। और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जो डिमांड है, क्योंकि उनको पता है कि अभी आस्ते-आस्ते मानसून सीज़न आ रहा है और इलेक्शन सीज़न भी आ रहा है, तो मानसून सीज़न में और इलेक्शन सीज़न में टिपिकली आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होता है या बंद होता है। और फिर अगर बाढ़ होता है या कहीं पे भी अगर नेचुरल आपदा आती है तो फिर अगेन आपका सीमेंट का जो रिक्वायरमेंट है या सीमेंट का डिमांड है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। सो कॉस्ट उन्होंने बढ़ाया, तो यहाँ पे आपका इनपुट कॉस्ट तो उतना बड़ा नहीं है, बट अगेन इनको अपना जो है इनकम बढ़ाना है, सो नियर अबाउट 3 to 5% वो इंक्रीज करने वाले हैं। और सीमेंट सेगमेंट से और एक न्यूज़ है, आपका अल्ट्राटेक ने आपका 150 मिलियन टन पर एनम का जो कैपेसिटी है वो अचीव कर लिया है, यानी सरपास कर लिया है। सो अल्ट्राटेक इज द लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया
बाई वॉल्यूम। एंड डेफिनेटली जितना आप नया प्लांट तैयार करोगे तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, तो साउथ में आपका जो है डोमिनेशन बढ़ेगा। और लोकल, जैसे मैंने बताया कि सीमेंट का जो बिजनेस होता है वो टिपिकली आपको लोकली आपको बेसिकली क्रशिंग करके पैकिंग करके सेल करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी मटेरियल है। और यहाँ पे स्टोरेज का दिक्कत ये होता है कि अगर आप उसको स्टोर करते हैं, मॉइस्चर आ जाता है, तो फिर सीमेंट खराब हो जाता है, उसको आपको यूज़ नहीं कर पाते। और अगर आपको उसको सेल करना है तो फिर लोकल लेवल पे आप उसको मैन्युफैक्चरिंग करके पैक करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहाँ पे आपका लॉजिस्टिक्स का जो खर्चा है, वेयरहाउसिंग का जो खर्चा है, स्टोरेज और डिलीवरी का जो खर्चा है वो रिड्यूस होता है। और फिर आपका जो मार्जिन है, ये भी वही है कि मार्जिन और वॉल्यूम का गेम है। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा और मार्जिन अगर आप उसको मेंटेन कर पाते हैं, सो यू विल बी एबल टू मेक मनी, एल्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस सेगमेंट। इसलिए जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो बड़े बड़े प्लेयर्स ही यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। छोटे प्लेयर्स या स्मॉल प्लेयर्स टिपिकली यहाँ पे बहुत ही वो स्ट्रगल करते हैं। बायजू ने 500 स्टाफ को निकाल दिया है एंड टिपिकली आपका नियरली हाफ फ्रॉम हिज ट्यूशन सेंटर बिजनेस। सो बायजू, क्या बताऊं, आई वाज रियली बुलिश ऑन बायजूस। मतलब बायजूस अगर गिर जाता है तो इट विल बी अ वेरी नेगेटिव थिंग। मतलब एडटेक का जो आपका बोल सकते हो कि गोल्डन पीरियड चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। मतलब हर एक इंडस्ट्री ऊपर नीचे जाता है, जैसे मैंने बताया कि एडटेक के बाद आपका है फिनटेक, फिनटेक के बाद आएगा आपका मेडटेक। सो ये सारे चलते ही रहेंगे। बट एडटेक में बहुत ज़्यादा पैसा आया था, सो अ लॉट ऑफ पीपल विल बी लूजिंग मनी। बट जैसे मैंने बताया कि इंडिया में एजुकेशन इज डन प्राइमरली टू क्लियर एग्जाम्स। मतलब सर्टिफिकेशन के लिए लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, जॉब पाने के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं, एंड सीखने के लिए टिपिकली लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे ट्यूशन सेंटर या आपका जो ट्यूशन सेंटर का कॉन्सेप्ट है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मतलब बोल सकते हो कि जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे बहुत जगह पे मैं मीम भी पढ़ रहा था कि ट्यूशन वाला बिजनेस या IIT JEE वाला यानी कंपटीशन वाला बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहाँ पे 95% ऑफ योर कस्टमर इज गोइंग टू फेल बट स्टिल दे आर गोइंग टू कम बैक। दिस इज अ वेरी अमेजिंग बिजनेस वेयर यू डू नॉट हैव टू गारंटी देयर सक्सेस, बिकॉज देयर सक्सेस मतलब सक्सेस का रेट जो है वो बहुत ही कम होता है, बट स्टिल पीपल विल कम एंड बेसिकली रन टू यू। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स वाई इंडिया में एटलीस्ट मैं भी एटेक में काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी मैंने लास्ट 4 साल में जो सीखा है वो यही है कि एटेक में बच्चों को या बंदों को, बच्चा या बंदा जो भी हो, उसको सीखने से मतलब नहीं है। उसको ये है कि भाई आप उसको गोली दे दो, वो उस गोली से अपने एग्जाम को पास करना चाहता है, एग्जाम को क्लियर करना चाहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेच्योरिटी, नॉट जो कुछ स्टूडेंट्स है जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट जो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको सिर्फ एग्जाम पास करना है या उनको एक जॉब पाना है, मे बी कहीं पे एडमिशन पाना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा और कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो दैट इज़ द रियलिटी एंड उसी जगह पे अगर आप रियलिटी को समझते हैं, उनके पेन पॉइंट को समझते हैं, एक प्रोडक्ट बना के उनको सेल ऑफ करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी मच प्रॉफिटेबल एंड दैट्स व्हाई a lot of a lot of businesses are run based around this। इसलिए आप देखोगे बायजू actually did a lot of innovation to be honest। मतलब that's why I like बायजू। बायजू ने बहुत इनोवेशन किया, बहुत उन्होंने इंटरैक्टिव चीज़ें बनाई, उन्होंने क्या किया, एनिमेशन ये सब कुछ करके मतलब हजार हजार करोड़ रुपए उन्होंने कंटेंट के ऊपर खर्चा किया। बट इवेंचुअली हमें क्या देखने को मिला कि कंटेंट डज नॉट विन। कंटेंट बनाओ, बहुत सुंदर बनाओ, पीपल डोंट केयर बिकॉज उनको कंटेंट से मतलब नहीं है। उनको जो मेन गोल है कि एग्जाम पास कराओ या एग्जाम में क्लियर करवाओ या उनको एक बेसिकली सर्टिफिकेशन दो। सो दैट्स व्हाई अपग्रेड जो है, अपग्रेड इज अ बिजनेस व्हिच इज वर्किंग बिकॉज पीपल आर बॉदर्ड अबाउट सर्टिफिकेशन रादर देन नॉलेज। सो दैट्स द रियलिटी एंड या दैट्स अबाउट इट। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। और यहाँ पे जो एक्वर है, एक्वर आपका इंडिया में और 30 होटल्स खोलेगा। एक्वर जो है आपका IBS चलाता है, आई थिंक IBS चलाता है और फेयरमाउंट चलाता है, सोफिटेल IBS भी चलाता है। सो वो इंडिया में खोलेंगे डेफिनेटली। बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं दे आर बेसिकली ओपनिंग अप देयर होटल्स एंड होटल्स के बाद वो हॉस्पिटल्स खोलेंगे। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डेफिनेटली सारा कंटेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट में जाइए, मेंबरशिप लीजिए और सारा जो कंटेंट है उसका आनंद उठाइए, उसका फ़ायदा उठाइए, ताकि आपका जो फाइनेंशियल नॉलेज है आप उसको एनहांस कर सके। उसके माध्यम से अपने फाइनेंशियल डिसीजन अच्छा ले पाएंगे और उससे आप इनकम और वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ कल। बाय।